Hello and good morning, students. I hope you are all safe at your home and you are studying well, right? Okay, students, let's start this video. लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 6 के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का जो भाग किया था वो था हमारा लोहे पे जंग लगना, राइट? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आज की इस वीडियो में हम क्रिस्टलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, क्रिस्टल्स कैसे बनाए जाते हैं और यह कौन सा परिवर्तन होता है। तो क्रिस्टलीकरण मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, क्रिस्टल प्राप्त करते हैं, किसी घोल से हम क्रिस्टल प्राप्त करते हैं, उसको हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो क्रिस्टलीकरण क्या हुआ आपका, किसी भी विलयन से किसी क्रिस्टल के यानी किसी घोल से हम अलग अलग आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्रिस्टल तो बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं, समुद्र के पानी को इकट्ठा करते हैं किनारों में, फिर उसको हम धूप में उस पानी को हम सुखाते हैं, यानी वो उसका वाष्पीकरण होता है, फिर हमें क्या मिलते हैं, नमक के छोटे छोटे क्रिस्टल्स दाने मिलते हैं ना। अब क्रिस्टल्स होते क्या है, चीनी देखिए आप बच्चों ने, तो चीनी के दाने होते हैं, दैट इज क्रिस्टल ऑफ शुगर। तो हम उसको बोलते हैं क्रिस्टल, शुगर के क्रिस्टल हैं, चीनी के क्रिस्टल हैं। वैसे ही जो पहले ज़माने में नमक आता था, आज की डेट में वैसा नहीं है। आपको पता है, बड़े बड़े दाने जैसे होते थे वाइट वाइट रंग के, तो वो बनता था समुद्र के पानी को सुखाकर सीधे। जब समुद्र के किनारे क्यारियाँ बनाई जाती थी तो उस प्रकार का नमक बनता था। तो उस क्रिया को हम बोलते हैं क्रिस्टलीकरण है, लेकिन वो अलग अलग आकार के क्रिस्टल होते थे। तो क्रिस्टलीकरण क्या हुआ, किसी भी घोल से उसके अनेक आकार के, विभिन्न विभिन्न आकार के या असमान आकार के हम उसमें से क्रिस्टल बना सकते हैं, क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। तो क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया यही होती है कि किसी भी घोल से उसके आकार के अलग अलग बड़े माप के क्रिस्टल प्राप्त करना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। ठीक है, इसके लिए उदाहरण इन्होंने दिया है, देखिए, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाना। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हम कैसे बनाते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बीकर लेंगे, एक बीकर में हम क्या करेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे लेंगे। ठीक है, पहले तो हम एक कप में पानी लेंगे, उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस पानी को धीरे धीरे गर्म करेंगे। और जब यह पानी उबलना आरंभ कर देगा तो हम क्या करेंगे, इस घोल में क्या करेंगे, हम कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते रहेंगे। कॉपर सल्फेट दूसरा एक हमारा केमिकल होगा, रसायन होगा, उसके हम चूर्ण डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे और हिलाते रहेंगे। और तब तक हम ऐसा करेंगे जब तक कॉपर सल्फेट का घोल उसमें घुलना बंद ना हो जाए, यानी वह संतृप्त घोल ना बन जाए। अब संतृप्त घोल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ऐसा घोल जिसमें और अधिक पदार्थ ना घुले उसको संतृप्त घोल कहते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, तब तक डालते रहेंगे जब तक कॉपर सल्फेट उसमें ना घुले। फिर जब वो ऐसा घुल बन जाएगा कि जिसके अंदर और अधिक कॉपर सल्फेट ना घुले, तो फिर क्या कर लेंगे, हम उस घोल को ठंडा होने देंगे। और जब वो ठंडा हो जाएगा तो किसी उसको नहीं छेड़ेंगे और ना ही किसी प्रकार से हिलाएंगे। ठीक है, तो उसको हम ऐसे ही रख देंगे। तो हम देखेंगे कुछ समय बाद जो है उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन जाते हैं। अगर वो उसमें ना दिखाई दे तो कुछ और समय की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से फिर क्रिस्टलीकरण का निर्माण होता है। अब जो क्रिस्टल बने, क्या वो नया पदार्थ है, बेसिकली वह एक भौतिक परिवर्तन होता है। क्रिस्टलीकरण एक ना भौतिक परिवर्तन है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, क्योंकि जो उसके मटेरियल हमने डाले होते हैं उसी से उसका निर्माण होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को क्रिस्टलीकरण भी समझ आया होगा कि क्रिस्टलीकरण क्या होता है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी आपका अध्याय पूरा खत्म हो गया है। अब इसमें जो हमने प्रमुख शब्द है, पहले तो ये देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन पहला। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ऐसे परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई, ऐसी अभिक्रिया, मतलब रासायनिक अभिकरण और रासायनिक परिवर्तन लगभग सेम होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो ही रासायनिक अभिक्रिया। क्रिस्टलीकरण क्या हुआ, जब किसी भी घोल को हम संतृप्त रूप में प्राप्त करते हैं, फिर उसको ठंडा करके उसके क्रिस्टल बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं, राइट। उसके बाद यशद लेपन क्या हुआ, यशद लेपन वह प्रक्रिया हुई जब हम किसी एक धातु के पदार्थ के ऊपर किसी अन्य धातु की परत चढ़ा देते हैं ऊपर से, ताकि उसके ऊपर जंग ना लगे। लोहे, जैसे लोहे को जंग लगता है ना, वैसे उसके ऊपर जंग ना लगे। तो
किसी एक धातु के ऊपर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाकर इस प्रक्रिया को यस्द लेपन कहा जाता है या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता अपितु आकार में, साइज में या गुणों में बदलाव हो जाता है, लेकिन नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता, उसको बोलते हैं हम भौतिक परिवर्तन। उसके बाद है जंग लगना। तो जंग लगना क्या हुआ? जब लोहे की किसी धातु की ऊपरी परत पर भूरे रंग की परत जम जाती है तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जंग लगना। तो ये हमने पढ़ा। ठीक है बच्चों, इसके साथ हमने और क्या पढ़ा? हमने ये भी देखा कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं, राइट। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते और ये परिवर्तन उत्क्रमणीय भी होते हैं। उत्क्रमणीय क्या होते हैं? मैंने आपको बता रखा है, ऐसे परिवर्तन जो एक बार हो जाएं तो वापस उनको दूसरी पहले वाली स्थिति में लाया जा सके, उनको बोलते हैं हम उत्क्रमणीय परिवर्तन, राइट। उसके बाद अगला था रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ बनते हैं। ये भी हमने पढ़ा कि रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ ही बनते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है आपका, कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उसके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। तो क्रिस्टलीकरण क्या हुआ? जब पदार्थों को हम उसके घोल से शुद्ध अवस्था में क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करते हैं तो क्रिस्टलीकरण हुआ, राइट। तो इस प्रकार जो बच्चों ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इसको पूरी तरह समझ आया होगा आपको। अभी हमारे पास थोड़ा समय है तो इसके पहले और दूसरे प्रश्न कर लेते हैं, समझे बच्चों। चलिए अभ्यास के प्रश्न कर ही लेते हैं। तो इसके अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या बोलता है? निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब हमने देखने इनमें से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं। तो पहला है इसमें प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज की जाती है, पौधों द्वारा सूर्य का प्रकाश उपयोग किया जाता है और साथ में जल उपयोग किया जाता है, तो क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनता है? स्टार्च, नया पदार्थ बनता है और ऑक्सीजन गैस नहीं बनती है। यानी प्रकाश संश्लेषण में नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है? एक क्या है? केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। दूसरा है जल में शक्कर को घोलना। तो जब आप जल में शक्कर घोलते हो, जल में जब आप शक्कर घोलते हो तो क्या नया पदार्थ बनता है? नहीं। जल में शक्कर घोलते हो तो घोल बनता है नया, तो उस प्रकार जो है कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता। तो यह कैसा चेंज है? भौतिक यानी फिजिकल चेंज। ठीक है बच्चों, इसको हम भौतिक चेंज कहेंगे, राइट। उसके बाद तीसरा है कोयले का जलना। जब कोयला जलता है तो क्या बनता है? धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये भी एक केमिकल चेंज है यानी रासायनिक चेंज है, नया पदार्थ बने। अगला है मोम का पिघलना। जब मोम पिघलता है तो मोम ही रहता है ना, कोई नई पदार्थ नहीं बनता, तो यह एक फिजिकल चेंज है, राइट। उसके बाद है एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला पत्र या फाइल बनाना। तो एल्यूमिनियम के टुकड़े को आप जितना मर्जी पीट लो, रहेगा तो एल्यूमिनियम ही, नया पदार्थ नहीं बनेगा ना। तो ये क्या हुआ आपका? ये भी आपका भौतिक चेंज हुआ, फिजिकल चेंज, राइट। तो उसके बाद है भोजन का पचना। जब भोजन पचता है तो नया पदार्थ बनते हैं, आपका एनर्जी मिलती है आपको, ग्लूकोज, राइट। तो ये नया पदार्थ बनता है। तो ये कैसा हुआ? ये भी एक हमारा केमिकल रासायनिक चेंज हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला प्रश्न अच्छी तरह से समझ आया होगा। पहले प्रश्न में आपको मैंने बता दिया प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण एक केमिकल यानी रासायनिक चेंज है। शक्कर में जल घोलना क्या है? एक फिजिकल चेंज है। कोयले का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना क्या है? एक फिजिकल चेंज है। एल्यूमिनियम की फाइल का पतले पत्रों में जाना, ये भी एक फिजिकल चेंज है। उसके बाद भोजन का पाचन एक केमिकल यानी रासायनिक चेंज है। ये आपको समझ आ गया? ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। सत्य और असत्य बताने हमने। तो पहला क्या है इसमें? लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटकर एक रासायनिक परिवर्तन है। जब हम लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटते हैं तो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है? नहीं, नया पदार्थ नहीं बनता, लकड़ी ही रहती है। तो यह क्या है? यह फॉल्स है यानी असत्य है। ठीक है। दूसरा है पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है? नहीं। पत्तियों से खाद बनती है तो नया पदार्थ बनता है, तो यह भी फॉल्स है, वह एक रासायनिक परिवर्तन है, तो यह फॉल्स है, राइट। उसके बाद
ग जिंक या जस्ते लेपित लोहे की पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगता, यह ट्रू है। पता है आपको, जिंक में आसानी से, जब हमने जिंक से लोहे की पाइपों को पेंट किया होता है, यानी इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, तो उसके ऊपर आसानी से जंग नहीं लगता। घ लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, यह भी गलत है। लोहा और जंग एक पदार्थ नहीं है, यानी असत्य, ठीक है, फॉल्स है ये। उसके बाद च भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। भाप का संघनन, भाप जो होता है संघनन करके पानी की बूंदों का रूप लेता है, तो क्या यह एक रासायनिक परिवर्तन है या नहीं है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी यह भी क्या हुआ, फॉल्स। नहीं, ये ट्रू है, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो यह ट्रू है, सत्य है। तो इस प्रकार जो है आपको पहला दूसरा प्रश्न समझ आ गया होगा। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, उसमें हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 से आगे, ठीक है। तो तब तक अपने घरों में सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।